बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और हम इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ भी कर लेते हैं। ख़बरों से आगाज़ करेंगे 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे और आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट प्रोग्राम का हिस्सा होगा, वो हमारे साथ रहना होगा। अच्छा जी, ऐसा है कि अर्बन फ्लडिंग का ख़दशा भी है। एमरजेंसी सर्विसेज और डीसीज को मरासला ये जारी गया है PDMA पंजाब की जानिब से कि शहर में दफ़ा 144 नाफिज की जाए। नहर पे नहाने पर पहले भी पाबंदी थी और अब एक बार फिर से पाबंदी। रिसेंटली जो हमारे सामने 2-3 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, मेरे ख्याल से कुछ हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, हमें ख़ुद भी सीखना चाहिए। मौसम इर्द गिर्द के हालात देख कर हमें कुछ जो हम कहीं इंजॉय के लिए जा रहे हैं, कोई फैमिली प्लान करें, वो करना चाहिए। क्योंकि इस तरह के मौसम में आपको नहीं पता होता, एकदम से बारिश हो, एकदम से बहुत तेज़ बारिश हो, और सारा दिन अगर बारिश वाला मौसम भी रहता है तो समटाइम बारिश होती ही नहीं है। सो ऐसा है कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी एक्शन होगा। यानी अब आप जान लें कि अगर नहर में नहाएं आप तो दफ़ा 144 तो नाफिज है ही है, लेकिन फिर इसके खिलाफ कानूनी एक्शन भी लिया जाएगा। अपने रिपोर्टर्स की तरफ चलेंगे, फिर इसके बाद जी टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। हमारे साथ जी इमरान यूनुस और राव दिलशाद हुसैन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई, पहले आपकी तरफ आ रही हूँ। PDMA की जानिब से फैसला किया गया है, नहर पे नहाने पे पाबंदी है जी। देखें जी, ये फैसले तो हम अक्सर सुनते चले आ रहे हैं। कभी ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से लगाए जाते हैं, कभी ये किसी और इदारे की जानिब से लगाए जाते हैं। देखिए, बात ये नहीं है कि फ़ैसले लिए जा रहे हैं, बात है इम्प्लीमेंटेशन की। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने भी हमेशा जो है ये पाबंदी आयद की कि नहर में नहाने पर दफ़ा 144 का नफाज जो है वो होगा। और स्पेशली नहर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर नहाना जो है बिल्कुल ख़तरनाक है, और हमेशा हर साल वहाँ पर अमवात जो हैं वो होती हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो, चूँकि वो जो नहर है वो मुख्तलिफ़ जगहों से ज़्यादा गहराई है, इस वजह से वहाँ पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा कि गर्मियों में नहर पे रश जो है वो रहता है, फैमिलीज़ का रहता है, बच्चों को तो छोड़े फैमिलीज़ का रहता है, छोटे छोटे बच्चों का रहता है, लोगों का पसंदीदा। फिर हमारी इस नहर में आपका हर जून वो लाजमी, वो कहते हैं मजा ही नहीं आता, कहते हैं आपकी नहर तो है ही नहीं सही, वो तो वो बड़ी नहर। इसमें ये ऑप्शन होनी चाहिए ना कि चलें आप एक कोई सेफ साइड। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ये कोशिश की थी। मैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले से अगर बात करूं, लाहौर के हवाले से, लाहौर में इतना ख़तरा नहीं है जितना बाकी इज़ला में है, क्योंकि वहाँ पर नहरें जो हैं वो गहरी भी हैं, लेकिन वहाँ भी नौजवान आपको नहाते हुए नज़र आते हैं। आपको नौजवान तो नहाते हुए नज़र आएंगे। दफ़ा 144 का नफाज जो है वो भी आपको सुनने में सुनाई देगा, लेकिन आपको वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से वहाँ कोई स्टाफ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, PDMA ने अगर ये ऐलान किया है और ये फैसला कर लिया है कि वहाँ पर दफ़ा 144 जो है वो हर किस्म की नहर पर नहाने पर पाबंदी है, लगा दी जाएगी, तो इसका इतलाक कैसे होना है? इसका इतलाक तो इदारों ने करना है ना। जो पॉइंट खतरनाक है वहां पर अपनी कुछ फोर्स तैनात कर दे। अनिशली एक वक्त ऐसा आया था कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कुछ एहलकार जो हैं वो लाहौर की मेन कैनाल है यहाँ पर नजर आते थे आपको, ठीक है, कुछ पॉइंट्स पर। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ये देखा कि लोग तो बाज आते नहीं हैं, तो वो भी उस चीज़ से फिर बड़ी उसीमा हो गई। उन्होंने कहा जी ठीक है, लोग ये सिर्फ दावों की हद तक नहीं रहना चाहिए। आपको मैंने जैसे बात के आगाज़ में कहा कि आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये तो होगी इंतजामिया की जिम्मेदारी, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है। ये मानसून सीजन में दरियाओं, नहरों, पिकनिक पॉइंट पर नहाने पर पाबंदी है, तो इस चीज़ का काइंडली हम खुद भी जिम्मेदार हैं जी, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। राव साहब, इसमें ना 144 ना एक मजाक की तरह उसको ट्रीट किया जाता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है, ना ही वो एग्जीक्यूट होती है और ना ही उसकी एग्जीक्यूशन के लिए जो है तो खासी संजीदा ना, हम उसको मजाक बना देते हैं, ये हमारी उसकी एग्जीक्यूशन के लिए जो आपको मेजर लेने चाहिए वो आप नहीं लेते। आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स के हवाले से आपको कहाँ, आप हर दफ़ा हम देखते हैं कि कुछ भी इशू होता है तो सेक्शन 144 का आप उसको इम्पोज करते हैं, और उसी की वायलेशन आप खुद भी कर, वो है क्या कि 4 बंदे इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते, तो पुलिस वाले तो 50 भी खड़े होते हैं, तो फिर इसका मतलब है कानून नाफिज करने वाले इदारे भी तो उसकी वायलेशन कर रहे हैं। चील गोश्त से देख लें आप। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि लाहौर कैनाल जो है वो एक सस्ती तरीन मुफ्त एक सर्विस है जो शहरियों को मुयस्सर है, गर्मी और लोड शेडिंग की सताइश शहरियों के लिए। ये हमने बहुत इस पर पैकेजेस भी बनाए हैं। हाँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर आप
ये आते हैं मुस्लिम टाउन से आगे या जेल रोड से आगे अगर आप आते हैं, यहाँ पर थोड़ी उसकी डेप्थ है। इसके अलावा हरबंसपुरा से पीछे उसकी डेप्थ कैनाल की जो विड्थ है वो भी ज़्यादा है, और वहाँ पर अगर भैंसें नहा सकती हैं तो वाई नॉट के आपके जो तफरी के लिए लोग जाएं। अच्छा, वहाँ उसको आप बजाय इसके कि डेवलप करें, अप्रिशिएट करें कि नहाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, आपको ना इनफैक्ट इल्म नहीं है कि बहुत बड़ी सबसे क्या विंटरलैंड पे जाएं लोग, सोजो पार्क में पासेस खरीद के जाएं, क्या करें, लोगों के पास है क्या? असल में पता क्या रहा सब आप उसकी एग्जीक्यूशन करें ना, आप उसको उस एक पैच को इस तरह डेवलप कर दें कि वो वाकई में लोगों की तफरी का जरिया बन जाए। और वहां पर ये सिविल डिफेंस की इतनी बड़ी फौज दर जफर मौज आपने सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए यूज कर रहे हैं, आप उनको जाती ड्राइवर्स के लिए यूज कर रहे हैं, उनको क्यों उधर डिप्यूट नहीं करते कि वो लाइफ जैकेट्स के साथ लोगों के साथ मौजूद हो, वहां पर उनकी वहां पे तादाद बढ़ा दें, एक स्पेसिफिक एरिया कर दें जिसपे लोगों को सस्ती तफरी लोगों को मुयस्सर आने दें। आपने लाहौर की सकाफत को आपने वैसे ही ज़मीन बोस कर दिया है, और तफरी के हवाले से आपके पास है क्या? जो महंगे स्विमिंग पूल्स हैं वहाँ पे क्या पानी साफ होता है? स्विमिंग पूल्स में जाएं बच्चे टिकटें खरीद के, है ही नहीं, सकत ही नहीं लोगों की। ये एक सस्ती तफरी है, बजाय इसके कि आप इसको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करें, एक ऐसा पोर्शन जो कि जहाँ पर पानी की डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं है। हमें भी पता है बहुत ज़्यादा, हमने इस पर पैकेजेस बनाए हैं, और ये 144 का इम्पोज करके आप शहरियों को उनके हक से महरूम करते हैं। तो ये इसके बजाय आप फैसिलिटीज वहां पे बढ़ा दें, और अच्छी खासी सिचुएशन अच्छी खासी वहां पर प्रेमिसेस मौजूद है, बजाय इसके कि लोग नहीं वायलेशन करेंगे। आप कहेंगे बस इस एरिया में रखें, ये आइडिया दिया जा सकता है, और वहां पर चाहे आप उस स्पेसिफिक एरिया को नाम दे दें, मरियम की तफरी का, ठीक है, ये नाम दे दें आप, फिर यकीन जाने वो बड़ा अच्छा एरिया बन जाएगा। नवाज तफरी पार्क उसका नाम रख दें, मरियम वाटर रख दें, मतलब कुछ भी रख दें। चलिए ठीक है, अब आपने ऑप्शन ही ऐसी दे दी है कि इस पे गौर किया जा सकता है, आप दोनों की तरफ से किया जा सकता है। सो डीसी रेट लागू, जायदाद मुंतकली, टैक्स में 5% इजाफा। राव साहब, खबर की तफसील बता दें। देखिए, जब भी नया माली साल शुरू होता है, जिसका कि आगाज कल से हो चुका है नए माली साल का, और नए माली साल में ये कोई आज की बात नहीं है, इस खबर से पहले भी हम ये कह रहे थे कि 5% इजाफा, और इनफैक्ट हमें जो खबरें मिली फेडरल बजट आने के बाद, उसकी मंजूरी के बाद, बहुत सारे टैक्सेस प्रॉपर्टी सेक्टर के हवाले से उनको रिलैक्स किया गया है, और जिससे प्रॉपर्टी का कारोबार, और ये एक जाहिर है एक इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है सारी, इससे मुंसलिक है, ये बढ़ेगी। तो हम भी ये खबर आपके आने से पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे कि प्रॉपर्टी के टैक्सेस में तो कमी हुई है, विद होल्डिंग टैक्स 4 या 5% उसकी रेशो थी, वो कम हुआ है। फिर उसके अलावा जो कारपोरेशन फीस थी या जो FBR को पे करना होते थे, उनकी रेशो में कमी आई है। ये 5% क्या है? ये 5% ऐसे है कि हर साल जो DC रेट, असल में मसला ये हुआ है कि आपके यहाँ 3 तरह के रेट्स जो हैं वो लागू होते हैं। आपने रजिस्ट्री करवानी है, या वो DC रेट पर होगी या फिर वो FBR के रेट पर होगी। तीसरा मार्केट वैल्यू क्या है, और मार्केट वैल्यू कहीं ज़्यादा होती है। अगर किसी जगह पर, अगर इसी पीको रोड के 2-3 मौजाजात हैं, ये पिंडी राजपूता या इन मौजाजात की अगर आप ज़मीन देखेंगे तो इनका जो DC रेट होगा वो 10 या 12 लाख रुपए होगा, लेकिन यहाँ पर 50 लाख रुपए रेट है पर मरला, इसकी जो मार्केट वैल्यू है। लेकिन FBR का रेट इन बिटवीन इसमें रखा जाता है, जिसके तहत आगे बढ़े। तो DC रेट तो हर साल लाहौर के 363 मौजाजात हैं, वो हर साल रिवाइज होता है, वो 5-10% उसमें फ्लक्चुएशन आती है। यानी उसको अगर आप सोचें कि DC रेट को कर दिया जाए मार्केट वैल्यू के मुताबिक, तो फिर तो ये 10,000 गुना फर्क पड़ जाएगा। यानी कहाँ 5 लाख और कहाँ 50 लाख, मार्केट वैल्यू 50 लाख, और कहीं पर तो इससे भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पे ये बता दें, अगर कोई जायदाद मुंतकिल कर रहा है, हाँ, तो उस पे क्या आपको अपनी जायदाद का ओवरऑल उसके मुताबिक टैक्स अदा करना पड़ेगा? ये पहले भी था। कमी, यस, ये पहले भी था। टैक्सेस में कमी हुई है, लेकिन चूंकि DC रेट को बढ़ाया गया है, DC रेट बढ़े हैं, तो जाहिर है वो 2-3% का वो फ्लक्चुएशन, 5 से 10% की फ्लक्चुएशन आ सकती है मौजा वाइज। ये ऐसा नहीं है
कि अब पूरे शहर में 5%, अगर आप रेशो निकालेंगे तो 3-4-5% तक ही बनेगी, लेकिन किसी मौजे में 10% हो सकती है, कहीं पे 3% हो सकती है, कहीं पे 15% हो सकती है। तो ये डीसी रेट हर साल रिवाइज होते हैं। इस डीसी रेट के मुताबिक ही आपने अब जो नया कानून है उसके मुताबिक आपने प्रॉपर्टी का टैक्स जो आपको बनता है एक्साइज का, वो आपने अदा करना है। ये एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत आ रहा है और ये एक अच्छी चीज़ है टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, बजाय इसके कि इन्होंने ए बी सी कैटेगरीज रखी हुई थी कि ए कैटेगरी को ज़्यादा टैक्स, बी कैटेगरी, अब आपने डीसी रेट होगा उसी के मुताबिक टैक्स बनेगा और फिर ये प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड एक आपके पास जो टैक्स रिसीट्स होंगी वो डॉक्यूमेंटेड सारी चीज़ें आएंगी कि अगर एक कनाल का प्लॉट जो है वो गुलबर्ग में है तो उसको क्या लगता है, और एक कनाल का प्लॉट अगर जो रिंग रोड के पार आबादी किसी दूर अफ्तादा एरिया में है तो उसका उस रेशो के साथ, लेकिन दोनों को एक ही तरह से डीसी रेट के मुताबिक ही जब चार्ज करेंगे तो रेवेन्यू भी बेहतर होगा। और जाहिर है अगर ये रेट्स डीसी रेट्स बढ़ते हैं तो डीसी रेट बढ़ने से तो आपकी जो रजिस्ट्री की कॉस्ट है ऑब्वियसली उसमें बढ़ना ही बढ़ना। इमरान भाई देखिए जी, अगर बात की जाए कि पाकिस्तान में जो बेहतरीन कारोबार हमेशा से रहा है वो रियल इस्टेट का रहा है, प्रॉपर्टी का रहा है, लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन कोई 4-5 साल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ राव साहब, तकरीबन 4-5 साल से इस जो रियल इस्टेट का बिज़नेस था, आप यकीन जाने ये इतने नुकसान में गया कि लोगों ने प्रॉपर्टी होल्ड कर ली, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त बंद हो गई और लोगों ने प्रॉपर्टी से अपना सारा पैसा निकाल के बैंकों में रख दिया। अब बैंकों में रख दिया क्योंकि लोगों ने ये देखा कि प्रॉपर्टी तो बढ़ नहीं रही। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी, एक तरफ तो प्रॉपर्टी नहीं बढ़ रही और उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर टैक्सेस जो है बहुत ज़्यादा ऐड कर दिए गए थे, चाहे वो विद होल्डिंग टैक्स है, चाहे वो ट्रांसफ़र फीस है, चाहे वो रजिस्ट्री इंतकाल फीस है, ये तमाम फीसें इतनी बढ़ा दी गई थी कि अगर 1 करोड़ का किसी का प्लॉट था, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 1 करोड़ का मिसाल था तो 1 करोड़ का प्लॉट था तो आप यकीन जाने उस पे टैक्सेस की जो रेशो आ गई थी वो तकरीबन 8 से 10 लाख आ गई थी। 8 से 13%। लोगों ने ये कहा तक वो फाइलर और 13%, 14%, यानी 14-15 लाख लोगों ने ये कहा कि 1 करोड़ का प्लॉट है मेरा, मतलब 1 करोड़ रुपया मेरी रकम इन्वेस्ट की हुई है मैंने, उसमें अगर 15 लाख मैं सरकार को ऐसे दे दूंगा तो फिर मुझे फायदा क्या है। उन्होंने प्रॉपर्टी रोक दी और बैंकों में जो पैसे थे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वो उन्होंने किसी ने बैंकों में रख दी और वहां से वो अपना सर्कल चलाते रहे। अच्छा, जिस मुल्क में भी, जिस कंट्री में भी अगर प्रॉपर्टी का काम रुक जाए, आप यकीन जाने उसकी तरक्की वैसे ही नहीं होती। अब ये जो बजट था 2025-26, लोगों को बहुत उम्मीद थी कि ये बजट जब आएगा इसमें टैक्सेस जो हैं वो कम होंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी को बूम आएगा और ऐसा ही हुआ। जब ये अनाउंस हुआ है 2025-26 का बजट अनाउंस हुआ है और उसमें टैक्सेस जो हैं वो बताए गए हैं कि तकरीबन हर टैक्स जो है वो आधा कर दिया गया और अब लोग जो हैं वो कदरे बेहतरी नज़र आ रही है, लोगों की उम्मीदें हैं, ठीक है, और प्रॉपर्टी का काम बेहतर होगा। दूसरा आ जाए डीसी रेट की तरफ। डीसी रेट जो है ना हमेशा ये बहुत कम होता है और लोग जो हैं वो जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, राव साहब को भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा नाव है, मेरा भी कुछ थोड़ा इसमें तजर्बा है। आप यकीन जाने लोग तो गनीमत समझते हैं कि डीसी रेट के मुताबिक ही ज़मीन खरीदी जाए। सरकार भी इसी तरह करती है, सरकार ने भी जिससे जमीन खरीदनी है वो डीसी रेट लगाती इस तरह है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है तो डीसी रेट के एतबार से वो तकरीबन कोई 2.5-3 करोड़ में खरीद 5 करोड़ की मार्केट वैल्यू है तो अगर डीसी रेट में तो 25-26 लाख बनेगा, वो ऐसे खरीदती है सरकार। तो अब डीसी रेट जो है ये लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, डीसी रेट हर साल रिवाइज होता है, बढ़ना आपके फायदे में। पहली बार हुआ है कि बसाम साहब ने ये खबर जो है वो दी है, ठीक है, ये पहले कभी सामने नहीं आई, वैसे ये हर साल होता है, खबर आती है, 5% इजाफा होता है, ठीक है, ये रिवाइज हुआ है। इसमें आज सच कोई नई चीज नहीं है। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे जी, ब्रेक लेंगे, उसके बाद अगली खबर हम डिस्कस करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। कल हुआ जी शहर में पेट्रोल महंगा और उसके असरात अब सामने आना शुरू हो गए हैं जी। वो तो हमने कल ही डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ा देंगे, इसके असरात आपको सब्जियों पर भी नजर आएंगे। मार्केटों में जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाएंगे तो लोग कहेंगे जी पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए ये चीज़ भी महंगी है, ये चीज़ भी महंगी है, तो ये असरात हमें मुख्तलिफ शक्लों में नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो ये सिलसिला अब आगे इस तरह से चलता रहेगा। इमरान यूनुस, देखें जी, जब भी पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, जो बाकी महकमे होते हैं जिन्होंने सरकारी निर्ख हर शोबे में
सरकारी नेक्स्ट जो है वो लागू करने और कराने होते हैं, ठीक है, वो नए रेट्स जो हैं वो निकालते हैं। अब पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा हुआ, ऑब्वियसली किराए बढ़ने थे, और जिस तरह आपने भी कहा है कि इन पेट्रोल की कीमत का बढ़ने का असर जो है वो हर चीज़ पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो हर चीज़ में शामिल है। बिल्कुल। आपकी सब्जी हैं, उसके बाद आप दालें, अकबरी मंडी आप बिल्कुल चले ऐसे, जाएं, चीज़ों का उसके बाद रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी का जो भी सामान है वो सब उससे इन्वॉल्व है उसमें। अच्छा, बात इस तरह होती है कि जब पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो जो महकमे हैं, चाहे हम सिर्फ ये इंटरसिटी या दूसरी ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करें, ये सरकारी नर्ख निकालते हैं कि जी अगर हमने गवर्नमेंट ने पेट्रोल बढ़ाया है तो उसके एवज़ इतना किराया जो है वो बढ़ेगा। लेकिन हमारे जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं ये माशाल्लाह ये करते क्या हैं, ये सिर्फ कोई 1000, 2000, 3000, 5000 जुर्माना करा के 50-50 हज़ार, लाख रुपया डेली का कमाते हैं। तो इन्हें ना कोई डर खौफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको कानून का डर है ही नहीं। इन्हें बस यही है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा हमें जुर्माना होगा, और सरकार भी यही करती है, जुर्माना थोड़ा सा जुर्माना जो है वो उनको कर दिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि 5-10 हज़ार जुर्माना होगा और 50,000, लाख रुपया तो वो वैसे कमा लेंगे डेली का। इसी तरह होता है। अच्छा, सरकारी नेक्स्ट जो है वो निकाले जाते हैं और ट्रांसपोर्टर्स को कहा जाता है कि आपने इतना किराया जो है वो बढ़ाना है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो इस पर अमल दरामद करते ही नहीं। अच्छा, इस पर अमल दरामद जो है वो किसने करवाना है? चले, अगर पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ी हैं तो सरकार की जानिब से भी एक नया नेफनामा इनको दे दिया जाए। करती है, ना करती है, निकाला भी गया है, ठीक है, लेकिन इंटरसिटी बसों में 5% इजाफा जो है वो कर दिया गया। हालांकि पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ कि 5% इजाफा जो है वो कर दिया जाए कि हर टिकट पे आप 5% इजाफा जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद ये है कि इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जिस तरह आप बात कर रही है ना कि सरकारी रेट निकालती है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, ना कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके कवानीन जो हैं वो भी बहुत महदूद हैं, और इसके साथ इनका आपको पता है कि मैंने जैसे कि पहले कहा कि डर खौफ तो इनको है ही नहीं जी, बिल्कुल। वो क्या कहते हैं कि सिर्फ जुर्माना करेंगे ना, इनको सख्त तातीबी कार्रवाइयां अमल में लानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चाहे इंटरसिटी बस है या शहर से बाहर जाने वाली ट्रांसपोर्ट है, गरीब आदमी ज्यादातर इस पर सफर करता है ना। राव साहब देखिए, मैं इस पे डिफरेंट है। अगर 18 रुपये इनकी बात मान भी ली जाए कि एक माह में इजाफा हुआ है, तो इसकी अगर कैलकुलेशन आप करते हैं परसेंटेज वाइज तो इसकी परसेंटेज बनती है 3.5% या मैक्सिमम 3.25% तक इसकी जो रेशो है वो बनती है। तो इस पे मेरा ख्याल है कोई एतराज़ नहीं है। गवर्नमेंट भी नोटिफाई कर देती कि ये 3.5% तक आप किराया बढ़ा लें। उससे क्या आना था, 10 से 15-20 रुपए या मैक्सिमम 50 रुपए तक इम्पैक्ट आना था। बहुत ज्यादा भी अगर आता, सरकार की तरफ से कुछ आता, मेरे ख्याल से लोगों को भी मसला नहीं होगा ना, खुद साख्ता तो ना करें। अव्वल तो ये कोई बहुत ज्यादा इजाफा है नहीं, मगर इसके बावजूद भी आम सार्फिन को भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ती हैं तो उसकी कीमत प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए, चीफ मिनिस्टर हाउसेस में बैठे हुए जो वज़राए आला, मुआवनीन खसूसी जो कि सरकारी गाड़ियों पर फिरते हैं, उनको इस बात का अदराक नहीं होता। लेकिन उसको ज़रूर होता है जो 80 लाख इस शहर में चलने वाली बाइक्स हैं, उनको जो उसका खमियाजा फिर भुगतना पड़ता है। लेकिन ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हमेशा इजाफा। मैं गुज़िश्ता रोज़ सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब साहिबा का बड़ा वायरल एक क्लिप सुन रहा था। असम्बली में उनकी वालदा और वो खड़े हैं जब वो MNA थी, और फिर उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी आती थी। तो अब वो जो एग्रेशन था, अब गवर्नमेंट में आप हैं, वैसे ना भी अगर बढ़ाई जाती, क्योंकि $62 फी बैरल है, ये वापस इसकी प्राइस आई है ईरान वॉर के बाद, तो इसको यानी अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए हम देखते हैं कि हुक्मरानों की जानिब से, वो कोई भी हो, वो PTI हो या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो या PDM हो, तो अवाम को रिलीफ देने के लिए हमेशा जो हीले बहाने बनाए जाते हैं, और रिलीफ जब मुंतकिल करने की बारी आती है तो उसमें भी डंडी मारी जाती है, उसमें भी नाइंसाफ़ी की जाती है, वो ख्वाह कोई भी बैठा हो ऊपर। मसला ये है कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने वालों को क्या वो 220 अरब रुपए का फ्यूल नजर नहीं आता जो सरकारी गाड़ियों में फूंका जाता है? क्या कभी उसको रिड्यूस करने के लिए किसी ने सोचा है कि कम से कम उसी को भी तो रिड्यूस कर लें? राव साहब तैयार हो जाएं, अब तो बिजली के बिलों में भी इजाफा होने लगा है। अगर देखें, आपने मैक्सिमम ये इजाफा करके
50 या 100 अरब रुपए आपने बनाने हैं, तो क्या अगर उनको कट लगा के आपका 100 अरब बच जाए तो ये ज़्यादा आइडियल नहीं है? कम से कम आप मसला ये है कि जिस बेचारे की 25-30 हज़ार सैलरी है उसको सब कुछ खरीदना पड़ता है, उसको बिजली गैस सब कुछ खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इस मुल्क में दोहरे मेयार की इंतहा ये है कि 25 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला हर चीज फ्री में इस्तेमाल करता है। नौकर चाकर उसके पास बेशुमार, टेलीफोन फ्री, बिजली फ्री, गैस फ्री, उसके घर का उस मुराद, उसको रिहाइश फ्री, सरकारी गाड़ियां। अब मसला ये है कि जिसको आप 25 लाख रुपए सैलरी देते हैं, कम से कम उसको ये तो पाबंद करें, कोई ऐसा कानून भी आ जाए इस मुल्क में कि जिससे कम से कम उसको उसका अगर 2-2.5-3 लाख रुपया यूटिलिटीज के बिल्स हैं तो वो खुद अपनी जेब से अदा करे। वो सरकार से अगर 20-25 लाख, बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं, बेशुमार ऐसी पोस्ट, मुख्तलिफ कंपनीज के CEOs हैं, इसके अलावा जजेस, इसके अलावा बाकी बहुत ज्यादा ये मरात याफ्ता तबका है। इन कम से कम इनकी भी तो कोई कंट्रीब्यूशन करवा लें। कोई पार्लियामेंट में स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और इनकी मुराद या अरकान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे हो, ठीक है, हम ये कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं। आप ये लॉजिक देते हैं कि जी 10 साल पहले या 6 साल पहले बढ़ाई गई थी तो अब बढ़ा लें, आप बढ़ा लें अपनी तनख्वाह, लेकिन जो मुराद है वो तो ना ले, तनख्वाह ले आप, उस तनख्वाह में से अपना फ्यूल इस्तेमाल करें, आप ले सकते हैं, उस तनख्वाह में से अपना बिजली का बिल दें। अब आपको बिजली भी फ्री है, आपको गैस भी फ्री है, क्या इस दोहरे मेयार से आप निकल पाएंगे? इस दौरे में यार से किस दौर में कोई निकला, मुझे ये बता दे, मैं तो हर दौर में ये राव साहब कहना ये चाह रहे हैं कि मुल्क बंद करवा दें। हाँ, ये तो हो ही नहीं सकता। आप ये देखिए, छोटी सी मैं वो आवाज बुलंद कर रहा हूँ कि कम से कम शर्म आ जाए भाईजान, ये मुराद इस्तेमाल करने वालों को शर्म तो आ जाए कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी फिरते हैं और फ्री आप तनख्वाहें लेते हैं, अपनी तनख्वाहों में से फ्यूल, इनके बच्चे, इनकी बेगमात, आप शाम के औकात में राया चले जाए, DHA में, या आप DHA मेन बुलेवार्ड या लिबर्टी मार्केट चले जाएं, गुलबर्ग के कैफेज में चले जाएं, आपको सबज नंबर प्लेट वाली गाड़ियां बेशुमार मिलेंगी। क्या है, उनके बच्चे बच्चियां कैफेज में बैठे, वही आपके बच्चे कैफेज में छोड़ के जहां मर्जी जाए, अपनी प्राइवेट गाड़ियों में जाए ना, आपके स्कूल में छोड़ना आपको अलाउ ही नहीं है। मसला ये है कि ये जो इतना ज्यादा बर्डन है कौम पर, ये तकलीफ दे अमल है, इसको आपको, इस पर आपको काम करना है। कोई कानून साजी अल्लाह करे कि इस पर भी आ जाए, सूबाई असम्बली में अल्लाह करे सूबाई असम्बलीज में कोई करारदाद ही ऐसी आ जाए कि जिसकी तनख्वाह भी 10 लाख से ज्यादा है, जिसकी तनख्वाह 10 लाख से ज्यादा है। अब इसके लिए आपको तगदो करनी है। अब देखिए, स्पीकर पंजाब असम्बली ने रजा कराना तौर पर अपनी तनख्वाह, बड़ी बात, उन्होंने अपनी तनख्वाह रजा कराना तौर पर सरेंडर कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये पैसे बच्चों को, बड़ी अच्छी बात है, ये बच्चे, ये पैसे मेरे जो मेरी सैलरी हो इसको डाइवर्ट कर दिया जाए, जो बच्चे इंटर्नशिप के लिए पेड इंटर्नशिप करवाए, उनको लेजिस्लेशन सिखाए, उनको ये देखें। अब क्या किसी और में इखलाकी जुर्रत है कि वो सरेंडर करे? आप कह रहे हैं, और हम तो ये देख रहे हैं कि ये लल्ले तो लल्ले खत्म ना हुए तो ऐसे मुल्क अंदर से आपको जो 220 से 250 अरब रुपए का ये टीका पूरे मुल्क के, ये खून जो निचोड़ा जाता है, अभी तो सिर्फ पेट्रोल महंगा हुआ है, आगे की खबर पे और ये हर पेट्रोलियम मस्तवात की कीमतों में इजाफा, इसका इफेक्ट हर चीज पर आना आता है, आएगा, बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, जाहिर है महंगाई का एक तूफान आता है। अब हुकूमत के ये दावे कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम हुआ है, वो कहाँ गया? ये रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें, अगर ये वो दोहरा मेयार आपको खत्म तो फिर करना महंगाई कम, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। सब्जियां अगर कीमतें कम हो गई हैं तो उसका क्रेडिट कैसे लिया जा सकता है? हमने तो मिसालें देने वालों को देखा है। ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। महंगा पेट्रोल और उसके बाद जी मुझे तो वो ऑडियो याद आना शुरू हो गई है प्राइम मिनिस्टर साहब की, वो फोन करते थे ना, हाँ, तो आप सब लोगों को मुबारकबाद, और वो अच्छी खासी, अच्छा ये तसलसल है, हाँ, पेट्रोल की कीमतों का और बिजली की कीमतों का। अगेन वही आपको इस पे जो कौम, अच्छा मैं जरा खबर अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर दूं। सुबह जिन लोगों ने अखबार नहीं पढ़ा होता ना, बिजली के यूनिट में 7 रुपए 41 पैसे कमी का रिलीफ जो दिया गया था वो अब खत्म कर दिया गया है।
वो उसका जिक्र कर रही हूँ जो आप लोगों ने भी रिंगटोन अगर किसी को फोन करना होगा तो वजीर आजम साहब की आवाज सुनी होगी जी। और भाई उसकी हकीकत आपको शायद सिप्रा ने बता प्रोग्राम में दी नहीं थी, वो बताई भी बता दी थी थी, कि वो भी भाई बता वो यूनिट पे रिलीफ नहीं मिला था, वो बिजली के ऊपर जो आपको मुख्तलिफ टैक्सेस मिल रहे थे उसमें 7 रुपए 41 पैसे जो हैं वो कम किए गए थे। शाहिद सिप्रा साहब ने बड़ा टैरिफ में से ब्रीफली कम। यहाँ पे बताया था। उसने कहा था ये बेसिक टैरिफ जो है ना, जो यूनिट की प्राइस है वो नहीं कम हुई। रिलीफ तो तब होता कि जब सरकार जो है वो यूनिट की कीमत कम करती। लेकिन ये तो मैं तो कहता हूं इनको बद्दुआएं मिल रही हैं, इतनी की बद्दुआएं। इनफैक्ट मैं अगर कहूं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जोलियां उठा के हर महीने इनको बद्दुआ देता हूं। क्यों? क्योंकि जो 200 और 201 यूनिट वाला स्यापा है वो ये खत्म कर ही नहीं रहे, ठीक है ना। वो तो देखें, मैं बिजली जो यूज कर रहा हूं, मैं जो मैं चीज यूज करूंगा मैं उसके पैसे दूंगा ना। तो इसी तरह अगर जो बिजली मैं यूज कर रहा हूं मैं उसके पैसे दूंगा। मैं उस चीज के पैसे क्यों दूं जिसके मैंने यूज ही नहीं किया। कि एक महीने मैंने अगर 201 यूनिट इस्तेमाल कर लिए हैं, ये मुझे 35 रुपए फी यूनिट जो है वो दे रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। लेकिन 200 यूनिट तक ये जो है ये 11 रुपए यूनिट चार्ज करते हैं, और जैसे ही 201 से 1 यूनिट आगे जाता है ये 35 रुपए यूनिट जो है वो चार्ज कर रहे हैं। तो भाई ये क्यों कि ये क्या ये जुल्म नहीं है आम आवाम के साथ? अब हर घर में जो गरीब आदमी है बेचारा, उसके घर में सिर्फ एक टीवी, पंखा, लाइट, पानी की मोटर हो ना, तो वो बेचारे फ्रिज को भी छोड़े राव साहब, 300 क्रॉस करता है। वो बिल्कुल ऐसे है, वो 250-300 यूनिट पे चला जाता है। अगर एसी नहीं होगा तो एयर कूलर चलाएगा, इसका मतलब है वो 300 क्रॉस कर जाएगा। तो ये तो सरासर ज्यादती है ना। हुकूमत को इस तरफ सोचना चाहिए। अगर आपने रिलीफ देना है, आप क्या करते हैं? आपको क्या लगता है कि जब इन्होंने ये 7 रुपए और 41 पैसे वाला रिलीफ शुरू किया था, जो मोबाइल फोन्स पे आपको रिंगटोन सुनाई दे रही थी, क्या वो फी सबीलिल्लाह आप तक पहुंच रही थी? ओ भाई करोड़ों अरबों रुपए उस पे लगे थे। अच्छा इमरान भाई, अल्लाह करे कि ये जो आईपीपीज वाले लोग हैं ना, ये इन आईपीपीज वालों का यकीन करें कि लोग जिस तरह से बद्दुआएं देते हैं ना, ये सारा मसला जो आपको ये वो आईपीपीज जो बिजली प्रोड्यूस नहीं करती लेकिन वो बिलियंस ऑफ रुपीस आपसे लेते हैं, तो उनमें से कुछ सेटल किया गया है। आपको याद होगा गौहर इजाज साहब ने ये सारा बेड़ा उठाया था, उसके बाद प्रेशर एक बिल्ड किया था। अल्लाह करे, मेरी वैसे दुआ तो ये है कि ये लोगों की बद्दुआओं से बचें, ये अज खुद इस चीज़ को सरेंडर कर दें। इन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है, इन्होंने 20-20 बिलियन लगा के 400-400 बिलियन रुपए कमा लिए हैं। अब बस कर दें, बस कर दें, इससे ज्यादा। और ये जो आईपीपीज का एक आपके ऊपर ये एक बर्डन है बिजली पूरी करने की मद में, उस कैपेसिटी चार्जेस की मद में, ये आप गवर्नमेंट इसको जिस तरह से मर्जी चाहे वो ये सेटल नहीं हो पा रहा, इसको सेटल करने के लिए आपको सबसे पहले काम करने की जरूरत है, फिर ही आपका यूनिट नीचे आएगा। और होना तो ये चाहिए कि जो ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करे उसका रेट कम हो। बिल्कुल, मतलब आपने प्रोटेक्टेड सार्फिन के नाम पे 200, अब 200 वाला ये जो फ्रॉड है वो जानबूझ के, प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड जी। अब एक ऐप लॉन्च की जा रही है, मतलब पता नहीं उससे क्या फर्क पड़ने जा रहा है। देखें, आपने खबर जो है ना वो पूरी नहीं पढ़ी। आप आवाम को ये बताएं कि भाई ये सिर्फ 7 रुपए 41 पैसे नहीं है। अब पहली बात तो ये है कि ये प्राइवेट कंपनियों को इन्वॉल्व कर लिया इन्होंने, उनको दिया जाएगा। उसके बाद ये जो दूसरी छमाही की एडजस्टमेंट थी वो तो खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम लेवी, रीटेंडर एफसीए की मद में भी जो रिलीफ थे वो भी खत्म होने जा रहे हैं। अब ये देखिएगा बात जाएगी कहाँ। गरीब आदमी जो है, देखे होता क्या है कि आप बिजनेस सर्कल को एकदम फिर आपके पास बिजली पैदा नहीं हो रही ना, आपने लोगों को क्या कहा कि यार आप खुद जो है वो मुतबादिल बिजली के सोर्सेज जो हैं वो पैदा करें। लोगों ने क्या किया, अपनी बाइक्स बेची, गाड़ियां बेची, कर्जे लिए, सोलर ले लिए। फिर आपने क्या कहा कि जी हमारे पास बिजली वाफर हो गई है, अवाम बिजली तो खरीद नहीं रही, अब सोलर से इनसे पैसे कैसे ले, इनको सोलर के शिकंजे में लेकर आए। आपने क्या किया, आपने उनके सोलर मीटर जो है वो डिले करना शुरू कर दिए। फिर आपने ये कर दिया कि जी एक ट्रांसफार्मर से इतने मीटर नहीं लग सकते, अवाम फिर रुल गई बेचारी। फिर आपने क्या किया कि उनसे बिजली जो खरीदनी थी कि अगर आप उन्हें एक यूनिट, भी अगेन वही बात है, वही फार्मूला अप्लाई होता है इमरान साहब कि ये जो मुफ्त यूनिट वाला ये जो आपने किया हुआ है ना, मुफ्त यूनिट
फलां अफसर को मुफ्त यूनिट, फलां उसको मर गए, खप गए, उनको ये नहीं हो सकता भाई, ये उनका पाकिस्तान हिसाब भी हो है, चुका नहीं हो सकता सर, आगे उनका हिसाब भी हो चुका नहीं हो सकता, लेकिन ये उनके पाकिस्तान तरक्की ना अच्छा, कर जाए। एक तो फेवर जो दी गई थी, पता नहीं वो दी भी गई थी किस तरह से, लोग उससे फायदा किसी ने उठाया भी या नहीं, वो असल हकीकत हमने आपके साथ 2-3 दफा शेयर अब लोगों ने ज्यादा, हाँ, बट अब ये चीज देख लें कि एक तरफ इस तरह से लूटा जा रहा है, दूसरी तरफ ये कुछ ना करें, लाइट नहीं आ रही, पूरा ये फैसले करने वाले चोरी हो रहा है। यहाँ पर खबर ये है, मटीरियल में खुटबुट पर लेस्को के 2 मुलाजिमीन, खजाने को 1 करोड़ का नुकसान पहुंचा, करप्शन बदनवानी के खिलाफ FIA ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है, जीरो डायरेक्टर साहब की जानिब से कहा गया है। भाई कौन सी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, मुझे ये बताएं। मैं आपको एक बात बताऊं, किसी ने अगर घरेलू मीटर लगवाना है ना, तबके के लिए है, किसी ने अगर घरेलू मीटर लगवाना है, उसकी सरकारी प्राइस पता है क्या है? सिर्फ 10,000 रुपए है, सिर्फ 10,000 फीस है, उसमें आपका मीटर भी है, उसमें आपकी हर चीज है। सही। लेकिन आपका मीटर पता है कितने का लग रहा है? 18,000 से 25,000, तो वो बहुत 35,000 दें तो अगले दिन मीटर। ऑफिस के अंदर जो चेयर पे बैठा हुआ ऑफिसर है वो आपसे कहता है 18 से 20,000 दे, किसी से 20,000, अगर वो नहीं दे रहा तो 18,000 दे। भाई किस चीज का ले रहे हैं? 4-5,000 ड्यूटी पर बैठा हुआ ऑफिसर। ये 25,000 की जो बात कर रहे हैं ना, वो बंदा पता कौन है? कि जब कोई कहता ना कि जी 25,000, मैं अपने घर का जब लगवाया था दिए थे पैसे, मैंने भी लगवाया, मैं इसीलिए कह रहा हूँ 20,000 में पीछे क्या बात है? 20,000 में अगर आप कहते हैं ना कि जी नहीं ये 6 महीने बाद लगेगा या 3 महीने बाद लगेगा, आप बाहर निकलेंगे, बाहर बंदा खड़ा हो, कहता सर 25,000 रुपया दें, हफ्ते में आपका मीटर लग जाएगा। तो फिर ये भाई ये हर लेस्को के ऑफिस में हो रहा है, क्या करप्शन रोकेंगे ये? आप देखें बिजली की सामान जो चोरी हो रहा है, कैसे होता है सामान चोरी? वापस उसी पॉइंट से आप निकल जाएंगे। आम आदमी की जो आजकल पुकार है ना, वो ये है बिजली की कीमतों में इजाफा, हर बंदे और वो जो झोलियां उठा उठा के बददुआएं दे रहे हैं ये IPPs को और IPPs को नवाजने वालों को, तो इनसे आप बचें तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज ये सोशल मीडिया पे कैंपेन चल गई है अब तो, यकीन जाने लेस्को और नेपरा के खिलाफ कि ये प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड जो है इसको खुदारा खत्म करे। अब लोग होंगे पता क्या, अब लोग इनके गिरबान पकड़ेंगे। खोखर साहब की बात में हमें आना पड़ेगा, इमरान, एक बंदा खोखर साहब की बात में हमें आना पड़ेगा। कैसे खोखर साहब कहते हैं बिजली चोरी करना जायज है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जब आप इस तरह से मरात याफ्ता चोरी करने वालों का खमियाजा उनको भुगतना जब पड़ता है जो नहीं कर रहे, तो फिर मेरे ख्याल से हम इसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन अब मुझे बताएं कि इसका मतलब ये हुआ कि खोखर साहब की फिर लॉजिक ठीक निकली ना, कि आप खुद जवाब पेश कर रहे हैं भाई, आप प्रोटेक्टेड के चक्कर में फंसाया हुआ कौम को। और मैं तो कुछ नहीं कहता, और खुद आप मटेरियल चोरी करने पे लगे। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा, उनसे इल्तमास है कि वो अपनी तकरीरें सुन लें, जो पेट्रोल बढ़ने पे, जो बिजली बढ़ने पे वो किया करते थे। इवन के वजीर आला पंजाब साहिबा भी जब भी पेट्रोल बढ़ता था तो वो भी इस तरह की। अब ये सारी चीजें हैं कि इसके लिए देखिए कौम सेक्रीफाइस करने को तैयार है जब आप सेक्रीफाइस करें। इन मिनिस्टर आप सेक्रीफाइस करें। मिनिस्टर की हकीकत बताते हैं आप, जरा जिन्ना हॉस्पिटल वाली खबर पे आएंगे ना, फिर आपको हकीकत बताते हैं। आप देखें कि अगर चैरिटी बिगिंस एट होम, आप अपने घर से शुरू करें, आप छोड़े सारा सरकारी। आप उनका लाइफस्टाइल जो है वो लोग नहीं, ये चीजें जो है ना, जाहिर है लाइफस्टाइल का खमियाजा तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा ना। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है जी कि जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील नहीं होगा, पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने यह वजाहत की है। एक कमेंट कर दे, फिर राव साहब की तरफ जाते, क्योंकि आपने जिक्र किया था, मैं इसलिए पहले आप पे आ गई। अच्छा जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक है, इसका नाम चेंज भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो बहुत चीज़ मशहूर हो गई ना कि जी जिन्ना का नाम काट के मोहतरमा वज़ीर आला साहबा जो है वो अपना नाम लगा रही हैं, और ये नाम चेंज ना करने का डिसीजन सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि ये चीज़ मीडिया पर आ गई, और मीडिया और सोशल मीडिया पर लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। दूसरा, जो तर्जमान पंजाब हुकूमत हैं और सीनियर वज़ीर साहिबा हैं, इन्होंने ये भी कहा था कि ये मुझे अच्छे से याद है, मैंने खुद सुना था टीवी पे बैठ के, इन्होंने ये कहा था कि जी वो सवाल हुआ कि जी सिटी स्कैन के लिए जब कोई जाता है सरकारी हॉस्पिटल्स में, उसको जो पर्ची दी जाती है, ठीक है, उसके ऊपर वज़ीर आला साहबा की अपनी तस्वीर है। उन्होंने कहा जी गलत है, ऐसी चीज़ें सिर्फ फेक हैं, बोगस हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप यकीन जाने, मैंने अपनी वालदा का सिटी स्कैन जो है वो करवाया है, ये लास्ट वीक मैंने करवाया है,
जो स्लिप हमें मिली है गंगाराम हॉस्पिटल से, उस पर भी मरियम साहबा की तस्वीर बड़ी सी थी। मेरे पास मोबाइल में वो चीज़ स्लिप मौजूद है, मैंने उस पर देखा। ये कल ही मैं हमारे दोस्त है पंजाब असम्बली के, एक उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उन्होंने कहा इमरान ऐसा नहीं है। मैंने वो तस्वीर उन्हें सेंड की, मैंने कहा जी ये देखें, ये मेरी वालदा का डाटा है इस पर सारा, और मैंने करवाई है खुद। तो कहते चले मैं सीनियर वज़ीर साहिबा को जो है वो चीज़ बताता हूँ कि हॉस्पिटल में अभी भी ऐसे हो रहा है। तो आप किन के बयान की बात कर रहे हैं जो अपनी बातों पर ही खड़े नहीं हो सकते? राव साहब देखिए, मुझे तो हंसी आ रही है इस बात पे कि अगर खुदा न खास्ता ये हुक्मरान अपने ज़ाती जेब से कोई चीज़ बनवाएं तो फिर क्या हालात हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अब लाहौर शहर में एक नवाज शरीफ मेडिकल सिटी एक डिस्ट्रिक्ट पूरा बन रहा है, जिसमें नवाज शरीफ IT सिटी है, नवाज शरीफ कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और उसके अलावा बेशुमार ऐसे इदारे सरकारी पैसे से बन रहे हैं ऑलरेडी, ये भी बताते जाएं आप। नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल है, नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट है, इसके अलावा और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बन रही हैं भाई। नवाज शरीफ IT यूनिवर्सिटी का मैंने नाम आपको बता। अच्छा, आप स्टेट्समैन जो होते हैं ना, उनके अब मोटरवे पे आप किसी का नाम ना लिखें तो आपको पता लग जाएगा कि मोटरवे पे नवाज शरीफ का नाम आएगा। 28 मई की बात आएगी तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो स्टेट्समैन को इस तरह होना चाहिए, मेरी ये जाती राय है, कि बजाय इसके कि हर जगह पे उसका बोर्ड आप लटकाएं, उसके बोर्ड लटकाने से फर्क नहीं पड़ता। अब बेशुमार ऐसे काम हैं नवाज शरीफ के, मतलब 2013 में बिजली आती नहीं थी, 2013 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, और 2018 में आपका लोड शेडिंग का इशू पे इलेक्शन नहीं था, पनामा पे इलेक्शन था। दहशतगर्दी 2013 में आप कंपेयर कर लें 2018 में, अब ये चीजें खत्म हुई, कराची बहाल हुआ, आपको नवाज शरीफ का नाम ऑटोमेटिकली। तो मैं ये समझता हूं कि स्टेटमैन को इस तरह होना चाहिए। अब वज़ीर आला पंजाब ने जो जाहिर है कंसेंट के साथ, ये बहुत ज्यादा हो गया, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अब ये बहुत ज्यादा हो गया है। स्टेट्समैन की अपनी एक होनी चाहिए। राव साहब, खवातीन के बारे में अगर बात करें, घर की खातून ने नया सूट पहना हो, उसका घर वाला उसकी तारीफ ना करे, रात को खाना नहीं बनता, और जब ऐसी खातून को आप सूबे की हुक्मरानी दे देंगे तो वो हर जगह अपनी तस्वीरें ही देखेगी ना। मैं एक और चीज, अच्छा वैसे ये हुक्मरानों का इशू है, अगर हम इससे खातून भाई इतना भी नहीं होता ना, इतना भी नहीं होता कि हर गली कूचे पे ज्यादा हर गली कूचे पे बोर्ड लगा हुआ, तस्वीर लगी हुई है, मरियम का बाप है, मरियम का ये, मरियम का वो, हाथ कैबिनेट का डिसीजन। अच्छा, मुझे ये पता क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि ये आइडियाज देने वाले लोग जो ना, उनका ज्यादा असर है। वो खुशामदीद के चक्कर में ना, वो खुशामदीद के चक्कर में नंबर बनाने के चक्कर में पागल बनाया हुआ है। चाहिए मिसाल के तौर पे, मैं अभी एक सर्विस के हवाले से बात, मैं एक बात पूछ रहा था, एक खबर छपी हुई है इसमें कि मरियम की दस्तक एक प्रोग्राम है, यकीन कीजिए बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन मरियम की दस्तक आप उसको मतलब किसी कर सकते थे, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। अब आपका ये प्रोग्राम जब सक्सेसफुली होगा, तो बात ही खत्म कर दी कि हमें तस्वीर से भी रिंग रोड के एक फेज का इफ्तिताह सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था कि उस पे तख्ती जो है वो निगरान वजीर आला की लगी हुई है। ऐसे ही है, आपने वो हटा भी दी, हमें फिर भी एतराज नहीं। हम कहते हैं आवाम को फैसिलिटेट करते जाए, आवाम को उनके मसाइल उनके हल हो जाए, आप नाम लगाएं, तस्वीर लगाएं, क्या फर्क पड़ता है, आवाम खुशहाल होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करने वाले हैं दो इश्यूज जो कि गर्मियों में जिनका बहुत सारे लोगों को मसाइल रहता है, और कुछ चीज़ें जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं वो बड़े मसाइल की तरफ आ जाती हैं। जी, यरकान जिसको हम जॉइंटिस कहते हैं, वो क्या है, वजूहात इसकी क्या है, क्यों होता है। अब लोग कहते हैं कोई हर्बल तरीका इलाज बताए, दवाइयों से छुटकारा मिल जाए। सो आज के हमारे मेहमान जो है, मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। प्रोफेसर हकीम मोहम्मद इसहाक साहब मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगे कि हमने यरकान का इलाज कैसे करना है, इसका हकीमी तरीक़ेकार क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बता दें, यरकान से मुतासिरा लोग जो आते हैं किस किस कंडीशन में आते हैं, फिर उनका इलाज किस तरह किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहूँगा कि मैं इसको थोड़ा सा वाज़ेह कर दूँ कि यरकान होता क्या है। जी, आमतौर पर भी इसके बारे में ये मिथ बताई जाती है, ये गर्मी की वजह से होता है, हालांकि ये बात ठीक नहीं है। ये एक इन्फेक्शन डिजीज़ होती है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं पीले यरकान के बारे में, जिसे हम हेपेटाइटिस ए और ई कहते हैं, तो ये एक वायरस के ज़रिए फैलता है। और हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती ये है कि सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होता। तो जिस बंदे को यरकान अगर हो गया तो उसके
जो है वो स्टूल के ज़रिए ये पास होता है इसका वायरस, और इवन इसके थूक के ज़रिए पास होता है। अब ज़हर के सफाई का इंतज़ाम है नहीं, ये सब कुछ किसी भी वे से अगर जो पानी हमारे सब्जियों को लग रहा है वो भी यही कुछ में मिक्स होके जा रहा है। हमारा जो सीवरेज सिस्टम इतना नाकारा है और इतना ख़राब है कि हमारे जो पीने का पानी का नल है उनके पास से गुजरते हैं, वो इसके अंदर शामिल हो जाता है। तो जब कोई शख्स ऐसे उसको वो पानी यूज़ कर ले, या वो सब्जियां जिसको ऐसा पानी लगा लिया गया हो जिसके अंदर हेपेटाइटिस के जो है वो वायरस मौजूद हो, तो फिर क्या होता है कि वो जिस शख्स को जाता है वो खाता है तो उसको भी हेपेटाइटिस हो जाता है, यानी पीला यरकान हो जाता है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि वो घर जिनमें किसी एक को यरकान हो, बाकी सब अफराद को भी हो गया। भाई सबको गर्मी तो नहीं हो गई थी ना, होता ये है कि उसने जिस बर्तन में खाना खाया किसी ने उसी बर्तन को यूज में खाना ले लिया, दूसरे शख्स में फैल जाता है, फैल रहा है। इसलिए मैंने कहा पानी पिया, अगर किसी ने उसी गिलास में पानी पी लिया, यरकान ज़दा मरीज ने पिया था और किसी ने उसे ले लिया, उसके अंदर भी वायरस गया और उसने उसके अंदर भी यरकान पैदा कर दिया। होता है सेकंड क्या कि ये वायरस जाके करता है क्या है, हमारे लीवर के जो सेल्स होते हैं जिनका काम ये होता है डिटॉक्सिफाई करना, उनमें इन्फ्लेमेशन और सोजिश पैदा कर देता है। हमारी बॉडी में नॉर्मली जो आरबीसीज है उनके लाइफ जो है 120 डेज है, वो जब वो अपनी लाइफ को पूरा करते हैं वो डेड हो जाते हैं। उनके बाद एक वेस्ट वहाँ पे मटेरियल पैदा होता है जिसे हम बिलीरुबिन कहते हैं, जिसको हमारे लीवर ने डिटॉक्सिफाई करना था, बॉडी से निकालना था। इस वायरस ने क्या किया, जाके हमारे लीवर को डैमेज किया। अब लीवर के इस काबिल नहीं रहे कि उस बिलीरुबिन जिस्म से जो एक्सक्रीट कर देते। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि आपकी बॉडी में बिलीरुबिन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और सिम्टम्स क्या लाएगा, सबसे पहले आपकी आई बॉल में जो वाइट पोर्शन है ये येलो हो जाएगा, आपका स्किन येलो होना शुरू हो जाएगी, आपका यूरिन जो वो डार्क येलो होना शुरू हो जाएगा, बट आपका स्टूल वाइट इन कलर हो जाएगा। पेशेंट बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करेगा क्योंकि इसके अंदर उस पेशेंट को भूख ही ख़त्म हो जाती है। सही। वो खाने की तरह देखता है, उससे मतली होती है, दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। जब बाइल बॉडी में डिपॉजिट हुआ तो बाइल एसिड की मिकदार भी जिसमें बढ़ी तो मरीज को खारिश होना शुरू हो जाती है और मरीज़ की नींद कम होना शुरू हो जाती है। और ये इसके की सिम्टम्स होते हैं जिसको हम कहते हैं, ये इससे पता चल जाता है जी कि हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस है। अच्छा जी, एक से दूसरे शख्स में फैलता भी है, इसके सिम्टम्स भी आपने बता दिए, काबिल इलाज है 100%। जिससे हम बात कर रहे हैं ये हेपेटाइटिस ए और ई, ये 100% काबिल इलाज है। और ये आफ्टर सम डे अगर प्रॉपर इलाज किया जाए विद इन 15 डेज ये क्लियर हो जाता है, ये क्रॉनिक नहीं होता। इससे खुदा न खासा लीवर डैमेज इतना नहीं होता कि लीवर श्रिंक कर जाए, लीवर सिरोसिस हो जाए, लीवर फेलियर जाए, इसमें से कोई जो है एग्रीवेशन नहीं होती। ये सिर्फ हेपेटाइटिस बी और सी में होता है। ठीक है, अब इसका तरीका इलाज क्या है? मुतासरा शख्स डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट होगा ना, तो मैं बता दीजिएगा बच्चों में और बड़ों में। बच्चों में तो तकरीबन 60% जो बच्चे हैं ना, उनके जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं उनके अंदर ये जॉइंडस से पीला यरकान हो जाता है। ठीक है। लेकिन कब, जब पैदा होने के 3 से 4 दिन के बाद उनकी आंखें येलो होती हैं और ऐसा उसके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए तो मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें जस्ट आप फोटोथेरेपी दे दीजिए। ठीक है। यानी सुबह के टाइम जब सूर्य की किरणें अभी फूट रही होती हैं, आप सिर्फ 1 मिनट के लिए बच्चे को आप उस किरणों में ले जाइए और 3 से 4 दिन अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो बच्चे का लीवर एक्टिव हो जाता है और वो खुद ब खुद यरकान क्लियर हो जाता है। सही। अगर खुदा न खासा ये ना हो तो फिर आप किसी माहिर हकीम के साथ रब्ता करें तो फिर उसकी कंडीशन के मुताबिक उसका ट्रीटमेंट देगा। ठीक हो गया। लेकिन अच्छा जी, जब हम सेकंड जिनको ये हो जाता है उनकी माँ को चाहिए कि बच्चों को प्रॉपर फीड करवाए ताकि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो और उसके ज़रिए जो है उसका सारा उसके यूरिन के रास्ते से बिलीरुबिन भी डिस्चार्ज होता रहे। विद इन 3 to 4 डेज वो ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाएगा। ठीक है। और बच्चों में ये इतना और जब बड़ों की बात कर रहे होते हैं तो बड़ों के लिए हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती हैं हमारे हर्बल के अंदर। सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमारा लीवर जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है जिसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जिसका काम है बॉडी से टॉक्सिन मैटर्स को एक्सक्रीट कर देना। जब उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया जैसे उसका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो गया, हमने क्या करना, ऐसी मेडिसिन देनी है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होंगी और ड्यूरेटिक्स भी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लीवर के सेल्स की सोजिश को भी उतारेगी और सेकंड यूरिन की आउटपुट को भी ज़्यादा कर देगी।
उसके साथ ये है कि पेशेंट का जरकान जो है विद इन 1 to 2 इवन 3 डेज हमारे ऐसे हर्ज मौजूद हैं, ये जॉइंटस बिल्कुल क्लियर हो जाता है। सही। उसके बाद जो वीकनेस है, उसमें ज़ाहिर पेशेंट को डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, उसे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, उससे फ्रेश जूसेस हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, वेजिटेबल सूप्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ से उसे लाजमी तौर पर परहेज़ करना है कि वो है कि उस पेशेंट को चिकनाई नहीं देनी। ऐसे में तो कहते हैं रोटी नहीं खानी, सालन नहीं खाना, रोटी दे सकते, वाली तमाम चीज़ें छोड़ दें। रोटी दे सकती हैं। मैंने बताया कि उसको चिकनाई नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि फैट्स ने जब इमल्सिफाई होना होता है तो वो जाके हमारी ड्यूडेनियम स्मॉल इंटेस्टाइन में होना होता है और वहाँ पर लीवर से बाइल ने एक्सक्रीट होना है तो वहाँ पर आएगा और देन उसको इमल्सिफाई करेगा और वो डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन लीवर तो ऑलरेडी बीमार पड़ा हुआ है, अब वो उसे कैसे डाइजेस्ट करेगा? इससे अगर चिकनाइयाँ लेंगे चाहे किसी भी फॉर्म में क्यों नहीं, पेशेंट के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। लिहाजा सिंपल डाइट पे चले जाएं। आप बॉइल्ड चावल लीजिए, आप दलिए के इस्तेमाल कर लीजिए, आप सब्जियों का सूप बना के इस्तेमाल कर लीजिए, आप प्रोटीन भी ले सकते हैं। ठीक है। अब वो लोग जिनको इशू है जी, हार्ट पेशेंट भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, जरकान भी हो गया, जी जी, उनके लिए मसला ज्यादा तो उनमें यही चीजें हमने बताई। इनमें से कोई भी ऐसी चीजें चिकनाई तो हमने बंद कर दी हैं और उसके अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो हम उसके साल्ट भी बंद कर दें। अदरवाइज ये सारी चीजें इनके लिए, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं जो उसके डेंजरस हो। ठीक है। अगर मरीज डिले कर इलाज के लिए आता है, क्योंकि हम कहते हैं ना घर में मेडिटेशन कर लें, फलां टाइम हुआ था तो किसी ने ये कर लिया, किसी को बार बार रिपीट होना और डिले होना, पहले डिले होने पे बात कर लेते हैं कितना नुकसान होता है। डिले तो भाई कोई बीमारी पे जब वो क्रॉनिक हो जाती है दैट्स मीन वो दैट इज अ वेरी डेंजरस। इसको इमीडिएट इलाज होना चाहिए। अगर वो डिले कर जाता है सर इसका ट्रीटमेंट को प्रोलॉन्ग हो जाएगा और उससे सेल्स हो सकता है डैमेज भी हो। लेकिन मैं फिर बात करूंगा, हेपेटाइटिस ए और ई के अंदर सेल्स कभी डैमेज नहीं होते, इन्फ्लेम्ड हो जाते ज़रूर हैं, बाद में उसका इम्यून सिस्टम भी उसको रिकवर कर लेता है। लेकिन बी और सी को अगर आपने ऐसे डिले कर दिया दैट इज़ वेरी डेंजरस और एट द एंड लोगों के पेट में पानी पड़ता है, उनकी डेथ हो जाती है। ओहो। अच्छा जी, अब आ जाएं कि जिनको रिपीट बार बार हो रहा है उसकी वजूहात क्या होती है? उसकी वजह ये हो सकती है कि उन लोगों में जॉइंटिस की बेसिकली 2-3 काजेज़ होती हैं, 2-3 इसकी हम अकसाम बता सकते हैं। फर्स्ट हम इसके कहते हैं कि हेमोलाइटिक जॉइंटिस होता है, यानी उसको तिब की ज़बान में यरकान सिमी, यानी कोई ऐसा टॉक्सिन मैटर उसके ब्लड में चला गया है जो उसके आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके 120 डेज पूरे नहीं होने दे लाइफ को, उससे पहले उसको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। अगर उसको टॉक्सिन मैटर को बॉडी से एक्सक्रीट ना किया जाए तो ऐसे पेशेंट को बार बार ये रिपीट हो रहा है। सेकंड, वो जो उनका लिवर ऑलरेडी वीक है और वो लोग बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी ये बार बार रिपीट होगा। वो लोग जिनको ऑलरेडी लिवर वीक है और वो बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप में काम कर रहे हैं, उनको भी बार बार रिपीट होगा। लिहाजा इलाज करने के बाद उसको मुकम्मल तौर पे जो है अपनी लैब टेस्ट से कंफर्म कीजिए कहीं कोई इसके अंदर बाकी रह तो नहीं गई ऐसी चीज़ जिसको बिलीरुबिन है या उसका एंजाइम जो एलिवेट हो रहे हैं, कम टू द नॉर्मल, और उसके बाद कुछ अरसा तक उसे सिंपल डाइट पे रखे अपने आप को, तो ये रिपीट नहीं होता। अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उस पेशेंट की अपनी मिस्टेक्स होती हैं, उन्हें पता होना चाहिए वो क्यों बार बार हो रहा है और उन चीज़ों से उसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है हकीम, सब करना क्या? बाहर के खाने अवॉइड करने हैं, बिल्कुल सिंपल, खुली जगहों से पानी वगैरह नहीं पीना, ये ज़्यादा चीज़ें मैंने जैसे बताया ना, ये चूँकि पानी कौन सा यूज़ करें, अगर गंदा ऐसा पानी यूज़ हो रहा है, बर्फ़ सपोज हम ले लेते हैं, उसको ऐसे पानी से बनाएंगे जिसके अंदर इसका वायरस मौजूद है, तो जो भी वो यूज़ करेगा उसे प्रॉब्लम होगी। बाहर ठेले लगे हुए हैं, हमारे यहाँ तो खुले खाने बाहर बिक रहे हैं, लोग वहाँ पे ठेले लगे हैं, लोग खाना कर रहे हैं, वहाँ पे फ्लाइज आके बैठ रही हैं, अब वो वहीं से आ रहे किसी के पे वो पानी से आ रही, उसे बैठ के आ रहे हैं, तो वो क्या वो वायरस कैरी करते वहाँ आ जाते हैं। फिर हम देखे फिश ले रहे हैं, उस गंदे पानी के अंदर वो चल रही होती है, और हमने यहाँ पर गोले ये वो शक्कर कोले पी रहे, वो कौन सा पानी यूज़ हो रहा है। इसलिए हमें एहतियात ये करना चाहिए, हाइजीनिक के लिए हमें बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। ऐसा पानी, ऐसी ग़िज़ा, ऐसे फल यूज़ ना किए जाएँ जो कि जिसके अंदर ऐसा पानी यूज़ हुआ हो। अगर फिर भी उसे तो घर में ला के उसको अच्छी तरह वॉश कर लीजिए, 2-3 बार वॉश कीजिएगा ताकि सारा अच्छी तरह क्लीन, नीट एंड क्लीन हो जाए, देन आप उसे यूज़ कीजिए तो आप इससे बच सकते हैं। जी, तो इससे बचाव का तरीक़ेकार भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद कुछ रेमेडीज़ भी शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि यरकान के जो मरीज़ हैं वो घर में किस तरह से और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। तो
वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अब क्या है जी, हम बात कर रहे थे कि यरकान के लिए इलाज कुछ हम ना रेमेडीज़ आपके साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि हकीम साहब यहाँ पे मौजूद हैं। जो आप घर में अगर आपको लगता है कि मरीज़ को यरकान है तो पॉसिबिलिटी है, तो आपने उसके इलाज के लिए जो इब्तदाई मराहिल होते हैं, हकीम साहब क्या करना है उसके लिए? इसके लिए बहुत ही सिंपल सी एक रेमेडी है जिससे हम सिंगल रेमेडी कहते हैं जी। वो इस्तेमाल होती है, और जो मैं 35 साल से अपने पेशेंट को यूज़ करवा रहा हूँ, और थाउजेंड्स ऑफ हमारे ऐसे पेशेंट हैं जो मेरे पास जॉइंटिस के पेशेंट है, और सिर्फ 3 डोज लेने से उनका जॉइंटिस 100% क्लियर हो जाता है। ये हमारी मेडिसिन वेरी रैपिड इन एक्शन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, लिवर सेल्स की इन्फ्लेमेशन को क्लियर करती है, और 3 दिन के अंदर पेशेंट यरकान का बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये रेमेडी है, इसे हम कहते हैं जी अपनी ज़बान में फटकड़ी कहते हैं, सफ़ेद फटकड़ी है जी। आपने घर में इसे जस्ट इसको पाउडर कर लेना है, ग्राइंड करिएगा, और एक चुटकी। कैसे ग्राइंड करना है इसको? आप जस्ट घर में कोई भी, जैसे आप इसी तरह से मिक्सी के अंदर जिसमें आप गरम मसाला पीसे उसको अच्छी तरह साफ करें। ये बहुत नरम सी है, आराम से उसका पाउडर हो जाएगी। एक चुटकी ये लेना है, और एक बाउल आपने दही लेना है जिससे बलाई बिल्कुल उतार ली गई हो, उसमें चिकनाई नहीं होनी चाहिए, ये ज़हन में ज़रूर रखें। एक चुटकी आपने उसे मिक्स करनी है, और सुबह खाली पेट आपने उसे खा लेना है, और इस तरह आधे घंटे बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। जैसे बताया, जौ का दलिया या वेजिटेबल सूप है या फल है, वट एवर भी आप देना चाहें। और इस तरह 3 अंडा वगैरह खा सकते हैं, नई सफ़ेदी ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन ज़रूरी होती है इस पेशेंट के लिए, क्योंकि इसकी डाइट डेफिशिएंट हो जाती है, प्रोटीन डेफिशिएंट हो गया पेशेंट और वीक हो जाएगा। इसलिए आप प्रोटीन दे सकते हैं, लेकिन उसमें उसकी जर्दी नहीं देंगे आप उसे, ठीक है, बॉयल करके दे दें। तो 3 दिन अगर ये मरीज़ ये फटकड़ी का इस्तेमाल करता है, तो पीला यरकान हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो 100% ठीक हो जाता है। उसमें जाके लैब टेस्ट करवाइए, पेशेंट आपका बिल्कुल ठीक हो जाए। चलें जी, ज़बरदस्त। ये तो अच्छी सी आपको रेमेडी और आसान और सस्ती तरीन है, आपको महंगी दवाइयाँ भी नहीं खानी पड़ेंगी। और सेकंड ही कोई ड्रिप्स वगैरह लगवाने की जरूरत नहीं, आप डिहाइड्रेट आपको ना होने दें, आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और लेकिन वो पानी फिल्टर्ड हो या बॉइल्ड हो। सिंपल पानी के ऑल्टरनेट अगर आपका पानी पीने को दिल नहीं करता तो फिर आपके हमारे पास एक बेहतरीन शरबत है, शरबत बजूरी। आप कोई चाहे तो आप इसको 5 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के दिन में से 2 से 3 बार यूज़ करें। इससे ये होगा कि इसमें क्या होना, इसकी जो हर्ब्स ऐसी हैं जो खुद एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, लीवर सेल्स को जो है उसको करती हैं, और साथ ये ड्यूरेटिक्स भी है, पेशाब भी ज़्यादा लाता है, और एक्स्ट्रा जो सफराज या बाइल जिसम में इकट्ठा हो रहा था वो क्लियर होना शुरू हो जाते हैं, और पेशेंट जब वीकनेस भी फील नहीं करता। चलें जी, ये आपके पास ऑप्शन है। सेकंड रेमेडी हमारे पास जो है वो बड़ी इफेक्टिव है, हमारी तिब की सदियों से पुराना नुस्खा है जिसे हम अक्सीर जिगर कहते हैं। ये जिगर की सोजिश उतारने का, और साथ जो है यूरिन आउटपुट को ज़्यादा करने वाला 4 अज़ा पे जो है नुस्खा मौजूद है। पहले हम इसमें लेते हैं, ये रेवन खताई है, जिसे आप देखिएगा इसी नाम से आपको पंसारी से मिल जाएगी। नहीं, ये रूट्स हैं, इसे रेवन कहते हैं इसकी। आप इसके रेवन खताई जड़ है एक पौधे की, इसी नाम से ये मिलती है। और एक बने लेना है, ये एक हिस्सा ये लेना है, और एक हिस्सा आपने ये कलमी शोरा इसमें लेना है, ये भी आराम से पंसारी से मिल जाएगा आपको, ठीक है। और 3rd नंबर पे आपने इसमें जो चीज़ ऐड करनी है वो ये है कि आपने लेना है नौशादर, अमोनियम क्लोराइड हम इसे कहते हैं, और ये बेहतरीन वो अलग सी चीज़ है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। इसके बिल्कुल इसका इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट है, हाँ, इसके डिफरेंट है, इसकी केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट है। इससे ये क्या करता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, अच्छा। ये आपके यूरिन आउटपुट को ज्यादा करता है, और ये आपकी जितनी भी इन्फ्लेमेशन है आपके लीवर सेल्स के अंदर, हेपेटिक सेल्स के अंदर, उसको क्लियर करता है। और लास्ट एंड 4th इसमें जो रेमेडी है दैट इज ए जौ खार, जो बेसिकली जौ के पौधे को, बारले जिसे हम कहते हैं, उसके पौधे को जलाने के बाद उसके जो साल्ट लिया जाता है वो जौ खार है। दिखा दीजिएगा ये भी इसका भी यही ऑलमोस्ट ये तीनों चीजें ना मिलती जुलती हैं, बट इनका कलर इज अ डिफरेंट, देयर इज अ कंपोजिशन इज अ डिफरेंट। आपको फिर ग्राइंड करना है, इसको इसे थोड़ा ग्राइंड करें, सारी चीजें पाउडर करें, और पाउडर करने के बाद इनको मिक्सअप कीजिएगा, एक कंपाउंड बन जाएगा। चाय वाली आधी चम्मच ये वाला, ये जो सफूब आपने बनाया, आपने लेने बड़ों के लिए बात कर रहा हूँ, चाय वाला आधा चम्मच, और 5 गिलास शरबत बजूरी 1 गिलास में मिक्स कीजिएगा, और उसके साथ इससे मुंह में दवाई डालें, और उससे पानी वो शरबत पी लीजिए दिन में 2-3 दफ़ा।
3 से हकीम 4 साहब, दिन ये के महंगी तो अंदर नहीं मिलती हैं चीजें सारी? इंतहाई सस्ती हैं। हम वो रेमडीज आपके सामने बता रहे हैं जो कि हम अपने पेशेंट, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट पे हमने इस्तेमाल करवाया, ऑलवेज रिजल्ट हमें सही मिले, और फिर हमने कंफर्मेशन की इन पेशेंट की उनके लैब टेस्ट के साथ दोबारा फिर हमने ऐसा तो नहीं LFT है कि करवाया। आप इसका डोज का ज्यादा इस्तेमाल कर ले तो उसका इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल्स हैं ही नहीं। बिल्कुल आपके सबसे सामने बड़ी देखिए बात ना, है। सारी हर्ब्स हैं, ये प्योर हर्ब्स। बिल्कुल वो चीजें हैं जो कि आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, जिसका साइड इफेक्ट कोई नहीं हो सकता। शरबत वजूरी आप रूटीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लोग जो यूरिन का इशू रहता है बहुत सारे लोगों जिनको को। यूटीआई प्रॉब्लम रहता हो, जिनका जिनी पे यूरिन पास करते हैं उनको पेन होती है, उनको बर्निंग वगैरह होती है, उनका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, इवन अगर किसी को कंक्रीशंस हो गए गुर्दे में, मसाने में छोटी मोटी पथरी हो गई है, वो इससे क्लियर हो जाता है, पस आ रही है वो इससे क्लियर हो जाता है। तो ये वेरी इफेक्टिव है, यानी यूटीआई प्रॉब्लम के लिए, या आप जो पूरी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहीं पर भी है आप शरबत वजूरी का इस्तेमाल करें। प्लस लिवर से रिलेटेड जैसे जॉइंडस है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो लोग जो डायबिटिक हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं जी गर्मी दानों पे। होता क्या है जी, शदीद वाली गर्मी में अगर वो लोग जिनका एक्सपोजर बाहर का बहुत है, कुछ लोगों को स्किन का प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है जिसको आम अल्फाज में हम पित्त भी कहते हैं, छोटे छोटे दाने आपके जिस्म पे बन जाते हैं, और कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा बन जाते हैं। हकीम साहब, उसका इलाज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए उसकी रूट काज क्या है। बहुत सारे लोग जा रहे हैं गर्मी में, काम भी कर रहे हैं, पसीना भी आया हुआ है, उनको दाने नहीं निकलते, और कुछ लोग हल्का सा पसीना, उनका पूरा जिस्म जो है वो गर्मी दाने से भर जाता है। तो वजह क्या बनी? असल में वो लोग जिनके ब्लड के अंदर सफरावी मादे ज्यादा हो गए थे, गर्मी वाले मादे ज्यादा थे, जब पेशेंट को पसीना, ऐसे लोगों को पसीना आया तो वो पसीने के रास्ते से जैसे वो बाहर डिस्चार्ज हुए तो उसने स्किन के साथ रिएक्शन किया, एज ए रिजल्ट वहां पे दाने बनना शुरू हो गए। और कहाँ बनेंगे ज्यादा? जहाँ पसीना ज्यादा आ रहा था। ये क्या बहुत गर्मी में रहने की वजह से होता है? ज्यादा गर्मी में रहने की वजह से, ज्यादा फास्ट फूड के इस्तेमाल ज्यादा करने से, मोटे कपड़ों के इस्तेमाल ज्यादा करने की वजह से, और बहुत ज्यादा जो है बार बार कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, या ऐसे कपड़े जिसमें हवा पास ना हो रही होती है, और तो इन लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ठीक हो गया, यानी आपको नरम कपड़ों का इस्तेमाल करना है, कॉटन का यूज करें, हाँ। जिसमें सांस आ सके, हवा पास है। अगर आप उसमें पॉलिएस्टर यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा गर्मियों में कभी। और फिर डार्क कलर का कपड़े यूज नहीं करने, हमें से ब्लैक कलर है, रेड कलर है, नहीं करेंगे। लाइट से कलर यूज कीजिए, इससे व्हाइट कलर है तो आप देखिए आपको, चूंकि वो लाइट जो हरारत को एब्जॉर्ब कम करता है। अच्छा, कुछ बच्चों में भी हकीम साहब ये मसला हो जाता है बार बार गर्मी की वजह से? बच्चे बेसिकली चूंकि होते ही बहुत ज़्यादा है ना, सेंसिटिव स्किन होती है। और मेरे मुल्क का फिर अलमिया ये है, अब गरीब लोगों के पास तो सोलर कहाँ, उनके पास तो यूपीएस भी मौजूद नहीं होता। और हमारे देहातों के अंदर आप देखें 4-4 दिन 5-5 दिन लाइट आ ही नहीं। और हमारे शहरों का भी हाल ये है कि यहाँ पर भी घंटों से लाइट नहीं आ रही थी। बेचारे मरीज क्या लोग सारे पसीने से बेचारे शराबूर हो रहे हैं। तो चूंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों का नहीं है, हाँ बच्चे इसमें ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, लेकिन बड़े भी इस मर्ज का शिकार होते हैं। सही। अच्छा, मुझे बता दें कि इसके लिए इलाज क्या करना है जिन लोगों को, और गर्मी दानों की भी डिफरेंट शक्ल होती है ना, कुछ लोगों को बड़े बड़े दाने बन जाते हैं, फिर इन्फेक्शन उनमें हो जाता है, पस पड़ जाती है, स्किन एलर्जी ज़्यादा आगे आगे फैलना शुरू हो जाती है। असल में होता ही यही है कि वो लोग जो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो ये सादा से तो दाने तो निकले, अगर नहीं लिया तो वहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई और उन दानों के अंदर पस पड़ गई। ठीक हो गया। अब इसका बेहतरीन इलाज तो ये है कि आप गर्मी से बचें, आप डिहाइड्रेट ना हो, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, आप धूप में ज़्यादा ना काम करें, आप सुबह 10 बजे से लेकर रात शाम 5 बजे तक बिल्कुल कमरों में रहें, बार बार नहाते रहिए और बार बार नहाएं भी सही। और उसके लिए खाने के लिए अगर आप बताते हैं हमारे रेमडी से, हाँ, हम ब्रेक ले लें, फिर ब्रेक के बाद आते हैं। अच्छा जी, अभी ब्रेक नहीं है तो मैं सामान आप पकड़ लेते हैं हकीम साहब, ये बैग में आपकी चीजें। जी मैं देता हूं, इसको यहाँ पर रखते हैं, आ जाएं जी। अच्छा जी, अब हम आपको बता रही हैं, आप नोट कर लें, क्योंकि कुछ ना चीज़ों के नाम हकीम साहब मुश्किल होते हैं, तो वो मुझे समझने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम सोशल मीडिया पे भी अब शेयर कर देंगे। अब बाकी चीज़ें जो हैं ये आप कॉपी पेंसिल पकड़ लें, हकीम साहब जो चीज़ों के नाम बताएंगे आपने वो नोट डाउन कर लेने हैं, और हम तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं आपको बताने की। वो लोग बच्चे जिनको इशू रहता है जी गर्मी दानों का, स्किन पे बार बार जो है वो एलर्जी हो जाती है, पिक निकल आती है, उसके लिए क्या करना है। अच्छा जी, कुछ तो मार्केट में ऐसे डिफरेंट पाउडर्स मौजूद होते हैं जिससे आपको ठंडक का एहसास होता है, बट वो
सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग होता है, बट उसके बाद रिलीफ पूरा नहीं होता। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम इस पे बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और गर्मी दानों के इलाज के लिए हकीम साहब हमें रेमेडी बताने लगे हैं। जी हकीम साहब, क्या करना है हमें गर्मी दानों को? वो लोग जो हर साल गर्मी दाने से जिस्म उनका भर जाता है, अब बेचारे बड़े ही परेशान होते हैं, एंटी एलर्जी मेडिसिन ले रहे होती हैं, एंटी हिस्टामिन ले रहे होते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा एंटी हिस्टामिन हर्बल का बताने जा रहा हूँ जो अगर कोई शख्स गर्मियाँ आने से पहले सिर्फ 1 वीक यूज़ कर ले, मैं श्योर करता हूँ पूरी गर्मी सारी दुनिया को तो पता निकलेगी, उनको नहीं निकलेगी। वाह, जबरदस्त। चलें जी। और दैट इज अ वेरी, और ये है कि प्योर हर्ब्स हैं। उसमें पहली चीज़ है पनीर डोडी। लिख लें जी, पनीर डोडी। ये इस तरह के बीज मिलेंगे, पनीर डोडी। ये आपने 5 दाने लेने हैं। दिखा दें मुझे। जी चलें, हम ना हकीम साहब वो बाउल इधर कर दें, हम उतनी क्वांटिटीज की। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 दाने आपने इसके लिए। ये 5 दाने आपने ये ले लेने वो हैं। मुझे और दे दें। दूसरे नंबर पर आपने जो चीज़ लेनी है वो है चरायता। इससे हम कहते हैं चरायता नेपाली, एक पाकिस्तानी भी होता है, वो मीठा होता है, वो इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, आपने उसको मिक्सी के अंदर पाउडर कर लें और एक ये हमें पंसार चम्मच, की दुकान ये से सब पंसार चीजें से मिलती हैं। ठीक है। आपने 1 चम्मच के लगभग आपने ये इसमें ऐड कर लेना है। ठीक हो गया। और तीसरे नंबर पर जो चीज़ हमारे इसको पास, कोई साफ वगैरह करने की जरूरत तो नहीं? जो नहीं, ये इसी के हर्ब्स के ठीक पार्ट है, है, हमने इसको ओके, साफ किया हुआ पहले। ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास है वो शाहतरा। शाहतरा ये एक रेमेडी है, ये जड़ी बूटी है। ये आमतौर पर ये चूँकि ड्राई हो जाए तो इस शक्ल में आती है। वो भी तकरीबन आपने 5 ग्राम 1 चम्मच के लगभग आपने इसमें ऐड कर दिया। ये हो गया। ऐसे हकीम साहब ने हाथ में पकड़ी है, बस इतनी और सी, ये इसमें ऐड इतनी कर, आपके हाथ में आ जाए इसको और इसमें ऐड इतना आपने बॉल लिए है, तकरीबन 1 पाव के लगभग है। आप रात को इसके नीम गर्म पानी इसमें डाल के ढक्कन देकर रख छोड़िए। सुबह आपने हाथ से अच्छी तरह मलना है, हाथों को धो के। देन आप इसको स्ट्रेन कर लें, फिल्टर कर लें और खाली पेट आप इसको पी लीजिए। वो पानी पी लें और ये स्ट्रेन करके ये फेंक दीजिएगा। हाँ, क्योंकि इसका सारा असर तो पानी में इसके जितने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उसमें आ जाएंगे। बहुत गर्म पानी तो नहीं डालना, रात को रखेंगे, सुबह तो ठंडा हो चुका नहीं, आपने नीम गर्म का ना, अगर गर्म भी डाल लें, खौलता हुआ भी डाल लें, ताकि मैक्सिमम इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके साल्ट्स हैं, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं पानी में। ये ठंडी चीजें हैं क्या? ये सारी ठंडी चीजें, गर्मी का इलाज ठंडक से किया जाता है जितने। और सेकेंडली एक चीज मैं बता दूं, ये कड़वी काफी है। अच्छा। लेकिन जिसका रिजल्ट मैजिक है। अच्छा, चीनी डालने की जरूरत है बच्चों को अगर देना हो तो? देना होता है, उसके बाद पिला के उनको उसकी क्वांटिटी कम कर लें। बच्चों को 1 चम्मच 2 चम्मच, बड़ा जो है वो कम से कम 1 कप जरूर पिए। ठीक हो गया। और सिर्फ 7 दिन, 7 दिन फिर पूरा सीजन उनको, चाहे वो धूप में फिरते भी रहेंगे, उनको ये है गर्मी दाने नहीं। चलें जी, ये आपने रेमेडी करनी है। तीनों चीजों का नाम एक बार हकीम साहब रिपीट एक तो है पनीर डोडी, जैसे मैंने बताया, ये है जी पनीर डोडी। और दूसरे नंबर पर मैंने चरायता बताया, चरायता नेपाली लेना है। और तीसरे नंबर पे शात्रा, इसे पित्त पापड़ा भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी है पित्त पापड़ा या शात्रा। ठीक है, ये है, ये 3 चीजें हैं। तीनों चीजें आपने रात को पानी में डाल के शुगर पेशेंट भी ले सकता है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी ले सकता है, और आम आदमी तो ले ही सकता है। ये तीनों को कोई, यानी शुगर पेशेंट को भी साइड इफेक्ट नहीं है इसका, और जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है उसको भी कोई नुकसान नहीं होता। सिर्फ 7 दिन और आपकी बॉडी मुकम्मल समझे कि उसमें इम्यूनिटी पैदा हो गई है पित्त दानों से। वो जो स्किन पे रेड पैचेस 100% ठीक हो जाएंगे, ना दाने निकलेंगे, ना उनके अंदर पस पड़ेगी, ना उसके अंदर दाने मोटे मोटे निकलेंगे। स्किन से रिलेटेड व्हाटएवर द प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को स्किन पे जो दाने निकलना शुरू होता है ना, लड़कों को, बच्चों को, एज जब उनकी बढ़ रही होती है, ग्रोइंग एज, और फिर गर्मी से भी कुछ लोगों को एक्नी हो जाती है। आप ये यूज करें। स्किन से और रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आप इससे ठीक हो जाएगी। आप इस हद तक आपका ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा कि जितने भी तेजाबी और जहरीले मादे होंगे वो ब्लड से वैसे ही पास ऑन हो जाएंगे, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे, पसीने के रास्ते बाहर आएंगे ही नहीं, बॉडी से रिएक्ट नहीं करेंगे स्किन से, और आपको पित्त नहीं निकलेगा। बाकी चीजें जो मौजूद हैं, इसके बाद में आपके ऐसी रेमेडी बताने जा रहा हूँ। हाँ जी, आप इस पे डाल दें, कोई इशू नहीं। अब मैं आपको ऐसे मैजिक क्रीम बनाने जा रहा हूँ जिसे आप इस्तेमाल करेंगे तो विद इन 5 to 15 मिनट्स, जस्ट विद इन 5 to 15 मिनट आप उसे यूज कीजिए, और 70 to 80% आप ये दाने हैं
बिल्कुल क्लियर हो जाए। और ऐसी मैजिक है, आप देख के परेशान हो जाइए, जस्ट 15 मिनट में इतना हो गया। सब बच्चों को जो रैशेज वगैरह हो जाते हैं यूज कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल कर सकते हैं। आप उसमें लेना है क्या, सबसे पहले तो आपने लेना है मुल्तानी मट्टी। मैंने इसका पाउडर किया हुआ है इससे, ये आमतौर पर सब लोगों को पता है, लेडीज भी हैं होम रेमेडी यूज करती हैं। आप इसमें क्या लेना है, इसमें क्वांटिटी लेनी है उस एरिया के हिसाब से, जितना आपका एरिया जहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। नॉर्मली मैं करता हूँ तकरीबन ये 2 चम्मच आप ये ले लें मुल्तानी मट्टी। जी मैं बता देता हूँ, ये 2 चम्मच आपने मुल्तानी मट्टी ले ली। इसमें आपने 2 चम्मच जो है कोई भी पाउडर जो आपके घर में अवेलेबल हो, हर घर में पाउडर तो होता ही है। जी बिल्कुल, कोई भी पाउडर हो, बच्चों के लिए भी, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो भी है। और 2 चम्मच ही आपने ये पाउडर इसमें मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने करना है कि ये एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं सतपुदीना, जिसे हम पिपरमिंट कहते हैं। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, जैसे कि आपको शायद नजर आ क्रिस्टल शक्ल में। इसका पेपरमिंट भी कहते हैं और क्या कहते हैं, की है, और सतपुदीना भी कहते हैं, पुदीने का सत। ठीक है। आपने इसका ये करना है कि एक क्रिस्टल लेना है, ये बात इतनी सा, ये एक क्रिस्टल बस। आप इसको अच्छी तरह हाथ से भी करेंगे तो ये इस तरह ये पाउडर हो गया, और हमने इसके अंदर इसको मिक्स कर दिया। ज्यादा नहीं डाल सकते? ज़्यादा डाल भी, इसका साइड इफेक्ट तो है कोई नहीं, लेकिन क्वांटिटी है, जस्ट एक क्रिस्टल डाल लें। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये हमारे से क्रिस्टल का क्या फायदा है? ये बड़ा सूदे, बड़ा ठंडक भी देता है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी जर्मिसाइटिस है। वो जो हम पाउडर बच्चों को लगाते हैं, वो जो ठंडक सी पड़ती है, वो इसकी वजह से होती है। वाह, सही। और इसमें चौथी रेमेडी जो मैं डालने चाहिए वो है नीम का तेल। ये भी पंसारी से आपको मिल जाएगा। सिर्फ 4 से 5 बूंद इसमें ऐड कर लें आप। चलें, बिल्कुल इतना सा, बस 4 से 5 1 टीस्पून भी नहीं है जी। और उसके बाद हमने इसमें इसको पेस्ट बनाने के लिए हमने इसमें डालना है अरके गुलाब। इतना पेस्ट बनाना है कि बिल्कुल पतला भी ना हो कि बह जाए, और इतना भी ना हो कि वो लग भी ना, स्टे भी ना कर सके। उसके लिए हम अपने उसके मुताबिक ही है, जितना भी हमारे पास इसमें पाउडर मिक्स होगा उसके मुताबिक डालेंगे। आपके सामने मैं बना रहा हूँ। अब ये देखिए, मैं इतनी क्वांटिटी में इसमें ऐड करूँगा कि जस्ट ये मिक्स होके एक पेस्ट बन जाए, जो लेप बन जाए, जो यूज हो सके। अभी ये अभी पूरा नहीं हो रहा, इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लें, और ऐड कीजिएगा। अभी ये नहीं बना, डालते हैं इसमें आना, अभी भी और डल जाएगा। हकीम साहब, ये बना के रख सकते हैं कि बस आपको नहीं, वन टाइम ही यूज करना है, क्योंकि उसके बाद इसके जो अज्जा है ना वो ड्राई अप हो जाते हैं और आपके लिए फिर एक मुश्किल हो जाता है। वो मुल्तानी मिट्टी आप जब भी रखते हैं वो बिल्कुल वो ड्राई हो जाती है। तो नो, अब इसका बिल्कुल ये क्रीम तैयार हो चुकी है, इसका पेस्ट बन चुका है। ये ड्राई स्किन वालों के लिए भी ठीक है, ड्राई स्किन वालों मुल्तानी मिट्टी सूट नहीं ना करती। नहीं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ना प्रिकली हीट की, तो उनको ये सूट करेगी हमेशा, क्योंकि उनका मिजाज पहले ही गर्म होता। हाँ, जिनका मिजाज सर्द और खुश्क होगा वो उन्हें टाइनेस पैदा की, तो यहाँ तो हॉट और वेट जो है वो गर्म और खुश्क मिजाज है, यहाँ पर ये काम करेगी। ठीक हो गया। इनको नहीं, बिल्कुल रेमेडी आपके पास तैयार है। और इस तरह आपने ये क्रीम बना ली है, और जब भी यूज़ करना है अपने फैक्ट्री जो एरिया है, इस तरह के जैसे ये देखिए क्रीम बन के तैयार हो गई। हाँ, ये गिरेगी भी नहीं, आप स्किन पे और इसका कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रिएक्ट कर जाए। हकीम साहब मुझे दिखा दें एक दफ़ा, मैं भी दिखा दूं नाज़रीन को। जी, ये देखिए, खुशबू भी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी है। पाउडर इसमें डाला है, और लाइट सा आपने सिर्फ लेप कर देना। ये देखें, ये बना है इस टाइप का, ठीक है। अब इसको आपने बहुत पतला भी नहीं करना कि स्किन पे, इसको कितनी देर लगा के रखना है? 15 मिनट में ये ड्राई अप हो जाएगा। ठीक है। और जब ये ड्राई हो जाए देन आप इसको जस्ट इसको साफ कर लीजिए, उसके बाद आप शावर लेना है तो शावर ले लीजिएगा। ये आप अफेक्टेड एरिया पे लगा सकते हैं कि पूरी स्किन पे लगा? अफेक्टेड है, बाकी लगाने की जरूरत ही नहीं है, पूरी बॉडी पे तो अप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, ज्यादा चूंकि गर्दन बैक है, इसके नेक पे होते हैं, बैक पे तो फ्रंट पे कम, लेकिन जहाँ भी है आप इसे लगाइए। 15 मिनट में ये ड्राई अप हो जाता है, और 60 to 70% आपके जितने गर्मी दाने टोटल क्लियर हो जाते हैं, और लगाते ही पेशेंट को बड़ा ही रिलीफ होना शुरू हो जाता है। ये कितनी दफा लगाना है दिन में आपने? एक वीक में सिर्फ 2 दफा
लगा लें बस। एक वीक में 2 दफा सिर्फ लगा 2 लें और फिर इसकी आपको जरूरत और मीन में लगा रहते हैं उस वीक में 7 दिन आपने ये भी यूज़ कर लिया, उसके बाद आपको प्रिकली हिट की किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं रहती। सही। आप मुझे ये बता दें कि हमारी डाइट में भी क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से खून में गर्मी हो जाती है? बिल्कुल है, एक गर्मी का मौसम भी हो और ऊपर से फिर आप मुर्गा मुसल्लम भी खा रहे हो, गर्मी का मौसम भी हो और आप ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर रहे हो, गर्मी का मौसम भी हो और स्पाइसी चीज़ें भी यूज़ कर रहे हो, तो जो चीज़ें भी गर्मी ज़्यादा कर सकती हैं वो डेफिनेटली आपके प्रिकली हीट्स को भी बढ़ा सकती हैं। तो आपने मिर्ची मिसालों से अवॉइड करना है, आपने बहुत ज़्यादा पराठे वराठे के इस्तेमाल नहीं करना, आपने बाज़ार के खानों के इस्तेमाल नहीं, क्योंकि वो टेस्ट बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, आपने फास्ट फूड के इस्तेमाल नहीं करना। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, पानी के इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, वेजिटेबल्स के इस्तेमाल ज़्यादा करना है, फ्रेश फ्रूट्स के इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जूसेस के इस्तेमाल ज़्यादा करने, तो आपकी बॉडी जब हाइड्रेट रहेगी और आपने गर्म चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी तो आप देखेंगे कि आपके प्रिकली हीट्स मुकम्मल अच्छा हकीम साहब, कुछ लोगों को रैशेस हो जाते हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है ना, मोटापा, उनको भी अंडर आर्म्स में और कुछ जगहों पर इस तरह से रैश हो जाते हैं कि उनको वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। उसकी वजह ये बनती है जहाँ पर मुझे मोटापा ज़्यादा है तो उनकी स्किन फोल्ड हो रही होती है, और स्पेशली फीमेल की मैं खास में बात करूँ, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं उनकी बिल्कुल स्किन फोल्ड हो जाती है, वहाँ पर जो पसीना होता है वो ना तो वॉश वो करते हैं, या तो वॉश करें या टिश्यू पेपर रखें उसके नीचे या बार बार उसको क्लियर कर ले, अब वो नहीं करते तो क्या होता है वहाँ पर क्या इन्फेक्शन हो जाती है, फिर वहाँ रैशेज भी हो जाते हैं, वहाँ पर पस भी पड़ती है, वहाँ फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो ऐसे लोगों में ये अप्लाई तो करें, इससे वो क्लियर कर देगा उसको, बट उसके साथ उसको नीट एंड क्लीन भी रखने की कोशिश करें। अदरवाइज जहाँ पे स्किन फोल्ड हो रही है, ओवरलैप कर रही है, वहाँ पर वॉश नहीं करेंगे तो दोबारा फिर ये प्रॉब्लम बच्चों में नेपी रैश भी हो जाता है, उसके लिए अप्लाई आप इसे कीजिएगा, बिल्कुल इफेक्टिव है, बिल्कुल क्लियर कर देगा। और अगर बहुत ज्यादा सुअर किस्म का है देन भी क्लियर करता है, लेकिन बच्चे चूंकि कड़वी तो चीज़ें ले नहीं, आप इसे अप्लाई करें, इसका साइड इफेक्ट तो है नहीं। आप ये एंटी रैश क्रीम ना यूज़ करें, आपके पास ये थोड़ा सा पाउडर हमें बना के रखा हुआ हो, अलग से पाउडर बनाए, जब भी यूज़ करना थोड़ा सा करके गुलाब मिक्स किया, पेस्ट बनाया और बच्चों को अप्लाई कर दिया, 15 दिन के बाद उसको वॉश कर दे, वो बच्चा बिल्कुल क्लियर। अच्छा जी, ये आपने वन टाइम के लिए बनाना है क्योंकि बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और बाद में उसको आप उस तरह से यूज नहीं वैसे पाउडर इकट्ठा बना के रख सकते हैं, हाँ, जितना चाहिए आपको बार बार मिक्स ना करना, वो बना के रख रहे, मिक्स करके जब यूज करने आप उतना से क्वांटिटी ली, अर्के गुलाब आपके पास पहले वो मौजूदा, मिक्स किया और ऐसे अप्लाई कर लिया। और इसके बाद जी ये चीजें जो हैं ये भी आप मिक्स करके रख सकते हैं, लेकिन आप फ्रेश बनाएं, रात को पानी में इसको सोक कर दें, सुबह उठ के आप इसको पी लें और मुसलसल 7 दिन आपने मैक्सिमम 7 डेज, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। और अगर बच्चों को आपने देना है, बच्चों से नहीं पिया जाता, तो उसमें क्या है जी, आप उसमें आप कोई भी मीठा उसमें ऐड कर, चीनी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, चीनी, या आपके घर में कोई शरबत भी अवेलेबल है तो वो भी आप कोई भी शरबत, जैसे मैंने बताया शरबत बजूरी, उसमें ऐड कर लें, उसमें उसके इफेक्टिव है। ठीक हो गया। सो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप बहुत कम कीमत में बहुत सस्ता इलाज कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं होगा, बच्चों में बड़ों में सब में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नताइज लेकर आएंगी। हकीम साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमने चलना है जी एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। आपने हमें फीडबैक ज़रूर देना है, ये बड़े स्पेशल सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ हम आप लोगों के लिए रखते हैं, सो ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये सेगमेंट कैसे लगते हैं। अच्छा जी, एक और आपका फेवरेट सेगमेंट, जिनके आज बर्थडे है जी, जिनकी बर्थडे हम उनको विश करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जिनकी कल सालगिरह है वो हमें अपनी पिक्चर्स, 2 जुलाई है आज, कल 3 तारीख को जिनकी सालगिरह है वो हमें पिक्चर्स भिजवा सकते हैं। किस तरह? स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पर अपनी पिक्चर अपने नाम के साथ भेजें और थोड़ा सा जल्दी भेज देंगे तो आपका पहले नाम शामिल कर लिया जाएगा। आज 2 जुलाई को जिनकी बर्थडे है, खावर अली, मुश्ताक अहमद, अली इरफान, उस्मान अली, खालिद नसीर, इस्माइल खान, आप सब लोगों को मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सो आपकी सालगिरह भी हम इसी तरह से स्पेशल बनाएंगे। इसके लिए आपको हमें अपनी पिक्चर नाम के साथ भिजवानी है और प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। आगे बढ़ेंगे जी, सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बाखबर रखें और उसके लिए हमने अपने डिफरेंट सेगमेंट्स बना रखे हैं, जिनमें अभी हम शामिल कर रहे हैं आज के भाव। अच्छा जी, हमारी रिपोर्टर मार्केट में मौजूद हैं, आज की रेट हमें वो बताएंगी। ओवर टू यू। आपको फल और सब्जियों की कीमतों के हवाले से बताऊं तो सब्जियों की कीमतें तो आसमान से बातें कर ही रही हैं। जैसे कि आलू 70 का बेचने का कहा गया है, लेकिन ये 90 में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज 50 की इसका हुक्म जारी हुआ है कि 50 रुपये में बेचा जाए, लेकिन ये 80 में बेचा जा रहा है। टमाटर 60 के हैं, लेकिन इनकी बाज़ार में कीमत 90 रुपये लगाई गई है। लहसुन देसी जो है 210 है, लेकिन ये 240 में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक 460 है, लेकिन ये 590 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो मौसमी सब्जियाँ हैं वो भी महंगे दामों बेची जा रही है। भिंडी 140 है, लेकिन ये 160, जबकि अरबी जो है वो भी 160 है, लेकिन ये 220 रुपये तक बेची जा रही है। लीमू 310 है, लेकिन ये 450 रुपये में बेचा जा रहा है। और इस तरह जो फल हैं वो भी महंगे दामों बेचे जा रहे हैं। फल में आम है, खुबानी है, चेरी है, लीची है, ये तमाम भी इनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें आज की रेट लिस्ट बताई। अपना ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी सेम टाइम पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।